हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन ने हिस्ट्री का एक लेसन पढ़ लिया, सिविक्स के 2 लेसन पढ़ लिए और ज्योग्राफी के 2 लेसन पढ़ लिए। अब आपकी जो 4th बुक है इकोनॉमिक्स, आज से अपन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आपकी चौथी बुक का नाम है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें जो पहला लेसन है वो है पालमपुर गाँव की कहानी। तो बच्चों, अपन अर्थशास्त्र के अंदर पूरी जो अर्थशास्त्र के अंदर आपकी जो बुक है उसमें अपन को धन संबंधी क्रियाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। और जो पहला लेसन है पालमपुर गांव की कहानी, तो पालमपुर क्या है बच्चों? पालमपुर एक गांव है और आपकी बुक में एक काल्पनिक गांव की कहानी दे रखी है। गांव तो आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं से आप भी किसी न किसी गांव को तो जानते होंगे या किसी और किसी गांव से आप भी बिलोंग करते होंगे और आप गाँव में जरूर गए होंगे। तो आपके इस लेसन के अंदर एक काल्पनिक गांव लिया है जिसका नाम क्या लिया है? पालमपुर गांव। और ये बताया है कि ये पालमपुर गांव एक पास में एक बड़ा गांव है। हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 9th एसएसटी के अंदर अपन ने 2 लेसन ज्योग्राफी के पढ़ लिए, 2 लेसन पॉलिटिकल साइंस के पढ़ लिए और 1 लेसन अपन ने हिस्ट्री का कर लिया है। आज हम अपनी चौथी बुक इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपके अर्थशास्त्र में जो पहला लेसन है वो है पालमपुर गाँव की कहानी। ये आपका पहला चैप्टर है। और अब इस पालमपुर गाँव, पालमपुर का क्या? तो बच्चों, पालमपुर एक काल्पनिक गाँव है, वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है। तो आपकी बुक के अंदर एक काल्पनिक गांव की कहानी बता रखी है। क्यों बता रखी है? क्योंकि हमको इस लेसन के अंदर एक गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं होती हैं और गांव के अंदर उत्पादन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, आप में से भी प्रत्येक कोई ना कोई किसी न किसी गांव में आप गए होंगे, अर्थात आपके कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई घर आपका गांव में जरूर होगा। तो आपके दिमाग के अंदर भी गांव की एक पिक्चर होगी सही कि गांव के अंदर कच्चे पक्के मकान होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, सभी जाति के लोग होते हैं, बिजली की सुविधाएं होती हैं, कहीं कुएं हैं, तालाब हैं, खेत हैं, पशु हैं। तो ये अपने जब अपन गांव का नाम लेते हैं तो अपने दिमाग में, अपने आंखों के सामने ये पिक्चर आ जाती है। अब अपना पूरा दिमाग अपन ले जाते हैं पालमपुर गाँव में। तो सबसे पहली बात क्या कि पालमपुर एक काल्पनिक गाँव है। आपकी बुक में जो पालमपुर नाम का गांव दे रखा है वो एक कल्पना मात्र है। तो इसमें दे रखा है कि आपकी बुक में कि पालमपुर एक गांव है और वो रायगंज, एक रायगंज क्या है? एक बड़ा शहर है। जो पालमपुर छोटा गांव है, रायगंज कुछ बड़ा गांव है। और उस कस्बे का जो दूरी है वो 3 किलोमीटर दूर है, अर्थात पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर अपना रायगंज कस्बा है। अब पालमपुर जो है उसमें ऐसा बताया बच्चों कि 450 परिवार, मतलब 450 जो परिवार रहते हैं, मतलब इतने घर है, ऐसा बताया गया है। जिसमें से 1/3 जो लोग हैं वो SC, मतलब अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित परिवार है। और वो एक गांव के कोने के अंदर उनके कुछ घर हैं। और उनके घर कैसे बच्चों? घास फूस यानी कच्चे झोपड़ियां बनी हुई है, मिट्टी की दीवारें हैं और घास फूस की छत है। तो ऐसा बताया है कि पालमपुर के अंदर 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर एक गांव है, एक काल्पनिक गांव है और जो रायगंज से 3 किलोमीटर दूरी पर है, अर्थात पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रायगंज नाम का कस्बा है जो पालमपुर से थोड़ा बड़ा है। इसमें यह भी बताया है कि जो 80 घर है वो उच्च वर्ग के लोगों के, उच्च वर्ग मतलब जिनके पास कुछ अधिक पैसा है और जिनके घर ईंट व सीमेंट यानी पक्के घर हैं जिनके। तो 1/3 लोग तो कैसे? अनुसूचित जाति के दलित लोग हैं, जो जिनकी स्थिति भी कमजोर है और उनके मकान क्या है? कच्चे मकान है, झोपड़ियां हैं, जिनकी दीवारें तो मिट्टी की बनी हुई है और छत घास फूस की बनी हुई है। लेकिन जो 80 घर वो उच्च वर्ग के घर हैं और इनके मकान ईंट व सीमेंट के बने हुए। साथ में ये भी बताया है कि उस गांव में सभी प्रकार की सुविधा है। सभी प्रकार की सुविधाएं मतलब जो बेसिक नीड्स होती है वो सब कुछ है। जैसे सड़कें हैं, सड़कें मतलब यदि आपको पालमपुर से रायगंज जाना है या पालमपुर से अन्य आसपास के गांवों में जाना है तो सड़क मार्ग से वो जुड़े हुए हैं। और उन सड़कों के ऊपर आपको परिवहन के साधन भी मिल जाएंगे, बस, रिक्शा, बैलगाड़ी, है ना, छोटा मोटा ट्रैक्टर, ये सब भी आपको अन्य गाँव में और रायगंज जाने के लिए आपको परिवहन के साधन भी मिल जाएंगे। साथ में वहाँ पर बिजली भी है, बिजली की सुविधाएं है और सिंचाई की भी सुविधाएं। अब बिजली है तो खेतों में नलकूप वगैरह लग रखे तो मोटर लगा करके खेतों में सिंचाई भी की जाती है। उसके अलावा गांव में विद्यालय की सुविधा भी है। दो तो
प्राइमरी विद्यालय है वहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय, और एक हाई स्कूल भी उस गांव के अंदर है। इसके बाद वहाँ पर अस्पताल या चिकित्सा सुविधाएं भी है। एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सालय है, तो एक औषधालय भी है। उसके अलावा जो इस पालमपुर गांव के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बच्चों, खेती का कार्य, कृषि का कार्य करते हैं, और कुछ लोग हैं वो गैर कृषि कार्य भी करते हैं। अब गैर कृषि कार्य के अंदर अपन बच्चों किसको लगे, तो गैर कृषि कार्य के अंदर यदि कोई सिलाई का कार्य कर रहा है, कोई विनिर्माण यानी किसी चीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, छोटा मोटा उद्योग है, या कोई मटके बना रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, तो ये सारे जो कार्य है, कोई डेयरी जो दूध का उत्पादन वाला कार्य, तो ये सारे कार्य गैर कृषि कार्य होते हैं। तो पालमपुर के माध्यम से इन्होंने एक गांव को बताया है कि गांव के अंदर क्या क्या होता है। तो बता रखा है 450 परिवार है, कुछ घर उच्च परिवार के हैं, तो कुछ घर निम्न परिवार के हैं। उच्च परिवार के लोगों का मकान सीमेंट और ईंट का बना हुआ है, और जो निम्न वर्ग है उनका मकान घास फूस का बना हुआ है। साथ में बताया कि सड़कें हैं, परिवहन के साधन है, अस्पताल है, सिंचाई की सुविधा है, बिजली की सुविधाएं है, और ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, और कुछ लोग गैर कृषि कार्य अर्थात कृषि के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं, जिसके अंदर सिलाई, निर्माण कार्य, डेयरी, कोई मटके बना रहा है, इस तरह के सारे कार्य वहाँ पर किए जाते हैं। अब इसी के आधार पर उन्होंने अन्य गांव की भी कल्पना करी। अब बच्चों आप किसी और गांव को भी ले लीजिए, तो आपको वहाँ पर भी हर तरह के लोग मिलेंगे, सभी जाति के लोग मिलेंगे, गरीब अमीर सब मिलेंगे, और घर भी अपन को कच्चे मकान और पक्के मकान सब मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया आपकी बुक में कि अन्य गांव के अंदर भी कुछ लोग तो कृषि करते हैं और कुछ लोग गैर कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। और हमारे भारत के अंदर जो गांव है वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कृषि के ऊपर जुड़ी हुई है। लगभग 75 से 80% जो लोग हैं वो कृषि कार्य यानी फसल उगाने का कार्य करते हैं, और कई तरह की गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मूंग, ये कई तरह की खेती, कई तरह की फसलें वहाँ उगाते हैं अपने खेतों में। और गैर कृषि कार्य मैंने आपको बता ही दिया है, सिंचाई है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चर है, निर्माण कार्य है, डेयरी है, मटके बनाना है ना, तो ये सब कुछ आता है गैर कृषि कार्य में। अब बच्चों चाहे कृषि कार्य हो चाहे गैर कृषि कार्य हो, उनको बनाने के लिए, उनको उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए, है ना, जिनको हम कहते हैं संसाधन, है ना, रिसोर्सेस। यानी जब हम बात करते हैं, ये अपन छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, संसाधन, ये हमको कोई भी कार्य करना है तो हमें संसाधन चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। और रिसोर्सेस को मैंने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, प्राकृतिक या नेचुरल, आर्टिफिशियल या मैनमेड मानव निर्मित, और हम ह्यूमन मतलब मनुष्य खुद। अब प्राकृतिक में क्या आता है, वो संसाधन जो हमको प्रकृति ने आपको उपहार स्वरूप जो हमको मिले हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के कुछ नाम आप याद कीजिए, जैसे जल, भूमि, है ना, जल, भूमि, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य की रोशनी, तो जल, भूमि, खनिज, सूर्य की रोशनी, है ना, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमको प्रकृति में डायरेक्टली मिले। कुछ संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। यदि आपको कोई भी उद्योग धंधा करना है, कुछ भी कार्य करना है, तो आपको मानव निर्मित साधन चाहिए, जैसे औजार है, मशीनें हैं, औजार है, मशीनें हैं, बिल्डिंग, आपको कोई निर्माण कार्य करना है तो आपको बिल्डिंग चाहिए, औजार चाहिए, मशीनें चाहिए, ये सब मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा जो मेन इम्पोर्टेंट वो मानव स्वयं। क्या बिना मानव के प्राकृतिक संसाधनों का बच्चों कुछ उपयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या बिना मानव के ये सारे मशीन औजार कुछ काम आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कोई भी कार्य करें, किसी भी तरह का उत्पादन करें, चाहे वो कृषि कार्य हो चाहे वो गैर कृषि कार्य हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। और संसाधन को अपने कितने भागों में बांटा है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं। प्राकृतिक की जब बात करते हैं तो अपने दिमाग में वो सारे कुछ भी रटना नहीं है। प्रकृति के अंदर अपन को क्या करना है, उन सब साधनों को दिमाग में लाइए जो हमको प्रकृति ने स्वयं दिए हैं। जमीन, है ना, मतलब मृदा या मिट्टी या भूमि, जल, जो भूमि के अंदर से खनिज निकलते हैं, सभी तरह के खनिज, है ना, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज। इसके बाद जो हवा है ना, हवा से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है, सूर्य की ऊर्जा है, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा मानव निर्मित। मानव निर्मित में सभी तरह की मशीनें, सभी प्रकार के औजार, बिल्डिंगे, है ना, परिवहन के साधन, क्योंकि बिना परिवहन के साधन के भी कोई उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है। आपने चीज को उत्पादन तो कर दिया, पर उसको मार्केट में कैसे ले जाओगे, मार्केट में बेचोगे कैसे, तो आपको उसके लिए कोई परिवहन का साधन चाहिएगा, है ना, बनाने के लिए मशीनें चाहिए, औजार चाहिए। और
जब ये बन गए हैं तो उसको बनाने के लिए जो मशीन वगैरह रखने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, तो ये सारे साधन कहलाते हैं संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। और इन प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए मानव स्वयं की आवश्यकता होती है। तो मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिना मानव संसाधन के प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन का कोई यूज नहीं है। तो बच्चों अपन ने अभी तक अपन ने देखा संसाधन क्या है। अब आपकी बुक में आगे दे रखा है उत्पादन से अपना ये लेसन चालू हो रहा है। उत्पादन, जैसे मैं आपको कहूँ उत्पादन या प्रोडक्शन, तो आपके दिमाग में बच्चों क्या बात आती है? उत्पादन करना मतलब, आपको यदि एक शब्द में कहूँ कि उत्पादन किसे कह दें, तो आप कहेंगे कि उत्पादन का मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना या निर्माण करना। तो बच्चों हम कोई चीज बनाते हैं, निर्माण कब करते हैं? जब हमको उसकी आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है, या कार्य के साथ में ये समझो कि जो निर्माण कार्य किया जाता है, उसे ही हम उत्पादन कहते हैं। किसी चीज की आवश्यकता हुई, आपको भूख लगी तो आपको रोटी की आवश्यकता है, तो आप रोटी बनाओगे, तो रोटी का उत्पादन कर रहे हो। रोटी के लिए आपको आटा चाहिए, आटे के लिए गेहूं चाहिए, और गेहूं आपको खेतों में उगाने होंगे। अर्थात आवश्यकता की संतुष्टि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्माण कार्य करते हैं, उसको उत्पादन कहते हैं। और अन्य शब्दों में हम कहेंगे कि वस्तु में उपयोगिता का सृजन, है ना, उसी को अपन उत्पादन कहते हैं। प्लास्टिक की शीटें पड़ी हैं, हमारे कोई काम आ रही है? नहीं, लेकिन उन प्लास्टिक की शीटों से ये पेन बना दिया, उसमें प्लास्टिक की शीट में क्या करा? उपयोगिता का सृजन किया, तो पेन का उत्पादन हुआ और ये हमारे लिए उपयोगी हो गई। अर्थात किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन कर देना उत्पादन कहलाता है। जैसे गेहूं पड़े थे, मिट्टी पड़ी थी, पानी पड़ा है, सब अलग अलग पड़े, उसका कोई उपयोग नहीं है ना, लेकिन उस मिट्टी के अंदर बीज को बो दिया और पानी से सिंचाई कर दी, तो पौधा लग गया और पौधे के ऊपर गेहूं का उत्पादन हो गया। तो अपन ने क्या करा? उस बीज, उस मिट्टी, पानी के अंदर अपन ने क्या करा? उपयोगिता का सृजन किया। तो इसे हम क्या कहते हैं? उत्पादन। तो आपके इस लेसन के अंदर बच्चों पालमपुर गांव की कहानी के साथ साथ अपना चलेंगे उत्पादन प्रोसेस को भी पढ़ेंगे कि उत्पादन किसे कहते हैं। तो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो कार्य या निर्माण कार्य किया जाता है, उसे उत्पादन कहते हैं, या इसे कहते हैं कि वस्तु में उपयोगिता का सृजन। अब अपन को उत्पादन करना है, यदि आपको इस पेन का उत्पादन करना है, या मान लीजिए कि आपको गेहूं का उत्पादन करना है, तो आपको क्या चाहिए? गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे पहले तो भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। उस जमीन पे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए। फिर आपको खाद बीज लाने के लिए पूंजी चाहिए, और उद्यमी यानी मैनेजमेंट चाहिए कि बीज कब बोएंगे, है ना, उसके अंदर सिंचाई कब करनी है, तो पूरा एक मैनेजमेंट अपन को करना होता है। तो बच्चों यदि अपन उत्पादन प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ये उत्पादन के साधन कहलाते हैं। उत्पादन को जिन साधनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे ही हम उत्पादन के साधन कहते हैं। तो उत्पादन के 4 साधनों के बारे में पढ़ेंगे, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। अब मैं आपको एक एक को विस्तृत से समझाऊंगी कि श्रम क्या है, श्रम का उत्पादन प्रक्रिया में कैसे योगदान है, भूमि, पूंजी और उद्यमी। तो ये सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? पालमपुर गांव की कहानी, पालमपुर के परिचय देख लिया कि पालमपुर गांव कैसा है, कितने लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, उच्च, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर लोग कृषि और गैर कृषि कार्य में भी करते हैं, वहाँ पर बिजली की सुविधा है जिससे सिंचाई की सुविधाएं भी हो जाती है। और फिर अपन ने पढ़ा संसाधन, संसाधन प्राकृतिक, कृत्रिम और तीसरा जिस कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित और मानव स्वयं। फिर मैंने पढ़ाया कि उत्पादन क्या है और उत्पादन के लिए कौन कौन से साधनों की आवश्यकता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन उत्पादन के साधनों को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।